Hi students, I welcome you all in this video. In today's video, I will be solving NEET questions from P block. As you know, there are 4 groups in P block, group 15, 16, 17 and 18. तो उनमें से आज हम सॉल्व करेंगे ग्रुप 15 और 16 के क्वेश्चंस, नीट क्वेश्चंस। उसके साथ ही इस साल मतलब 2021 में जो नीट क्वेश्चंस पी ब्लॉक से थे, दे वर 4. 2 questions were from group 15 and 16 and 2 questions were from group 17 and 18. As in this video, I will be solving the NEET questions from group 15 and 16. So I have taken those 2 questions which are from group 15 and 16. The first question I have written in the board. So this was the question from NEET exam 2021. See what is the question. In which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it. तो बोल रहा है कि इनमें से जो ये जो ऑर्डर में अरेंज किया गया है कंपाउंड्स को और साथ ही में इनके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिया हुआ है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यही आपने फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमें पता ही है कि जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन में हम जाएंगे तो साइज ऑफ द हैलोजन एटम्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज, एंड एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम्स विल ग्रेजुअली इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ will also gradually increase, and as the bond length will increase, bond dissociation energy will decrease, and as the bond dissociation energy will decrease, the bond will break easily and H plus ion will be released easily. So इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा that will be HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF. सो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसी ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स में ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड में जाएंगे। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर है NH3 लेस देन PH3 लेस देन ASH3 लेस देन SbH3, ये है इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ये जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में बेसिक करेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। As you know, NH3 is the most basic and gradually जैसा NH3 से PH3, PH3 से ASH3, SbH3 बेसिक करेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। मतलब ये जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, इनके पास एक लोन पेयर होती है। ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम एमोनिया से लेकर के ये स्टीबिन तक हम पहुंचते हैं, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, the electron density decreases because the electron pair occupies larger and larger volume because the size of the element is gradually increasing. So electron density gradually अगर decrease होता जाएगा तो electron donating tendency भी gradually decrease होता जाएगा। That means basic character will gradually decrease. तो basic character अगर इस order में decrease करते हैं तो acidic character इसी order में increase करेगा। So this one is also right. And last one, number 4, ये जो ऑर्डर है CO2 लेस देन SiO2 लेस देन SnO2 लेस देन PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जैसे देखो ये सारे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, टीन एंड लेड। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। As you go down the group, what happens to the oxidation state? Group oxidation state for the group 14 elements is +4, क्योंकि इन सब के वैलेंशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन और सिलिकॉन के लिए तो +4 विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ग्रेजुअली जैसे आप नीचे जाओगे तो +4 के साथ साथ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे। तो ये जो टीन है और लेड है, टीन और लेड ये दोनों जो है +2 एज वेल एज +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। टीन के लिए +4 इज मोर स्टेबल देन +2, बट देन द लास्ट एलिमेंट लेड उसके लिए जो है +2 इज मोर स्टेबल देन +4, एंड दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे पी ब्लॉक में ग्रुप से हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोमिनेंट एज यू गो डाउन द ग्रुप।
तो ये जो लास्ट एलिमेंट है लेड, लेड के लिए +2 विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये Sn जो है, टिन जो है, इसके लिए +4 विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों जो है +2 +4 दोनों दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स में, ये सारे डाइऑक्साइड्स है, इसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। अगर आप PbO2 को ले लो तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो Pb का टेंडेंसी क्या रहेगा, +4 से +2 जाने का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं देन इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो PbO2 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस ऑर्डर में जैसे हम CO2 से लेकर के PbO2 में जाएंगे तो PbO2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी वेरी लेस स्टेबल एंड लेड विल टेंड टू गो from the +4 oxidation state to the +2 oxidation state by gaining electron, and that's how oxidizing power जो है इस ऑर्डर में gradually increase करेगा। तो this is also true. Now let us come to number 2. यहाँ पे H2O less than H2S less than H2AC less than H2T, ये ऑर्डर बोल रहा है increasing pKa value। तो यहाँ पे हम पहले देख ले कि pKa वैल्यू क्या है। pKa क्या है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। जैसे आप जानते हो pH क्या है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसी तरह से pKb ये भी माइनस लॉग Ka या तो माइनस लॉग Kb होता है। अब Ka क्या है, इट इज द एसिडिटी कांस्टेंट। जैसे कि कोई भी एसिड हो, सपोज Ha से हम एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड अपॉन डिसोसिएशन प्रोड्यूस कर रहा है H प्लस प्लस A माइनस। यहाँ पे एसिडिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, Ka का एक्सप्रेशन क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha, ये होगा। सो आप देखिए कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा Ka वैल्यू भी तो उसी तरह से इंक्रीज होगा। तो इस ऑर्डर में H2O से लेकर के H2T में जैसे आप चलते हैं, ये आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इनका जो हाइड्राइड्स है H2O, H2S, H2AC, H2T, H2PO, इन हाइड्राइड्स में जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा एज वी गो फ्रॉम H2O to H2PO. This is because as we are going from H2O to H2TE, then what is happening, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, gradually the size of the atoms of the group 16 element is gradually increasing. Size एटम का इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो है, सपोज H2O का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो OH, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, ये होता जाएगा। तो साइज इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा बॉन्ड इजिली ब्रेक भी हो जाएगा, और बॉन्ड अगर इजिली ब्रेक हो गया तो H प्लस आयन भी इजिली निकल जाएगा, एंड दैट्स हाउ एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। H2O will be the least acidic one and H2TE will be most acidic among these compounds. So that means इस order में Ka value will gradually increase because Ka is equal to what? Molar concentration of the H plus ion into molar concentration of the anion divided by the acid, molar concentration of the acid. तो H plus ion के concentration जैसे जैसे बढ़ता जाएगा Ka value भी gradually increase होता जाएगा. That means greater the H plus ion concentration, greater is the Ka value. तो इस ऑर्डर में Ka value अगर इंक्रीज होगा तो pKa value gradually decrease होता जाएगा. Because pKa क्या है? pKa is equal to minus log Ka. ये है pK, तो pK वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए इस ऑर्डर में, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इंक्रीजिंग pK वैल्यूज, तो दिस वन इज इनकरेक्ट. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. दिस क्वेश्चन इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ P ब्लॉक व्हिच केम इन नीट एग्जाम 2021. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है टोटली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. ये जो लिस्ट 1 में जो आपको कंपाउंड्स दिख रहा है और यहाँ पे लिस्ट 2 में जो आपको स्ट्रक्चर्स बताया जा रहा है, इनमें आपको करेक्ट मैचिंग करना है और इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. तो अब देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा है, क्लास 1 से ही पढ़ा है. PCl5 का ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आप सब जानते हो. SF6 का भी आप जानते हो, इट इज ऑक्टाहेड्रल. सल्फर अंडरगोज
sp3d2 hybridization and the structure is octahedral. BF3 का भी आप जानते हो, sp2 hybridization BF3 में बोरोन एटम का होगा and it will have trigonal planar geometry, trigonal planar structure होगा. अब रह गया BrF5, तो Br का मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, Br का जो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s2 4p5. अब देखो Br को अगर 5 बॉन्ड्स बनाना है तो Br को क्या करना पड़ेगा, 4p से पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करके जो वैकेंट 4d ऑर्बिटल्स है उसमें ले जाना पड़ेगा. तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ले गया d ऑर्बिटल में, प्रोमोट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो भी जो है कितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हुआ, 1 2 3 हो गया, लेकिन 5 चाहिए. तो इसको भी जो है ये जो फर्स्ट 4px में जो है इसको भी ले जाएगा 4d में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में. वी विल राइट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये दो 4p से इलेक्ट्रॉन जो है प्रोमोट करके 4d में ले जाएगा एंड इट विल अंडरगो sp3d2 hybridization. So how many hybrid orbitals will be there? 6 hybrid orbitals will be there. Out of the 6 hybrid orbitals 5 ही काम में आएगा, एक में तो लोन पेयर रहेगा. जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रहेगा एंड दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. बाकी जो 5 है दे आर हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग विद द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम एंड दैट्स हाउ BrF5 विल बी फॉर्म्ड. नाउ एक अगर लोन पेयर रह गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. सो ये होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक स्क्वायर बेस होता है, ये आपका Br हो गया. ये हर जगह में फ्लोरीन एटम होगा, बस एक पोजीशन में एक लोन पेयर होगा एंड दैट्स व्हाई द ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसको कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल. सो ये जो BrF5 है ये किसके साथ मैच कर रहा है, नंबर 1 के साथ. तो अब देखिए A के साथ मैच कर रहा है 4, B के साथ मैच कर रहा है 3, तो A4B3 ये हमारा फर्स्ट नंबर 1 ऑप्शन में ही है. उसके बाद C के साथ नंबर 1 ये भी सही है स्क्वायर पिरामिडल, और D के साथ नंबर 2 ट्राइगोनल प्लानर ये भी सही है. सो नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2020. तो सी द क्वेश्चन, व्हाट इज इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज. इनमें से आपको फाइंड आउट करना है. तो ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड, इसमें तो 2 सल्फर एटम ही नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड में भी वही बात है, 2 सल्फर एटम ही नहीं है. इन दोनों में 2 सल्फर एटम्स है, लेकिन ये जो है पाइडोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओलियम कहा जाता है उसमें SOS ये लिंकेज है, OO लिंकेज नहीं है. ये OO लिंकेज जो है इट इज प्रेजेंट इन दिस वन पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें OO लिंकेज है. इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होते हैं, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कंडेंसेशन हो जाती है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग कंडेंसेशन, देन जो बनेगा दैट विल बी दिस वन पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रक्चर बना देती हूं और उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो एसिड है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसी में ही है OO लिंकेज. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर एक OH हम सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक OH सपोज कर लेते हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड होता है. दोनों का कंडेंसेशन एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एलिमिनेशन से अगर हो जाता है तो यहाँ पे OO लिंकेज बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2020. तो यहाँ पे आपको एक साइड में मैचिंग का क्वेश्चन है, एक साइड में ऑक्साइड्स है, एक साइड में ऑक्साइड्स के नेचर्स है. इनको आपको करेक्टली मैचिंग करना है और इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो देखिए ऑक्साइड में पहले दिया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद बेरियम ऑक्साइड, एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Cl2O7 डाइक्लोरिन हेप्टॉक्साइड. तो इनका नेचर देखिए बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक. तो आपको एक चीज तो क्लास 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर है उसमें लास्ट में आपको बताया गया था
कि आपको पता ही है कि एलिमेंट्स इन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जैसे आप चले जाते हो पीरियोडिक टेबल में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, देन देयर आर द नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये हमें पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, उनके जो ऑक्साइड्स है, दे विल बी हाईली एसिडिक इन नेचर। ऑन द अदर हैंड ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स है, दे विल बी वेरी हाईली बेसिक इन नेचर। और बेसिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर ग्रेजुअली जो है इंक्रीज करता जाएगा। बट देन इफ यू कम टू द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का सेंटर में जो एलिमेंट्स है, उनके जो ऑक्साइड्स है, दे आर ईदर न्यूट्रल और दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल ऑक्साइड, ये नंबर 2 के साथ इसका मैचिंग होगा। उसके बाद है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड तो बहुत ही इजी, सबको पता है कि बेरियम ऑक्साइड विल बी ए बेसिक वन बिकॉज बेरियम इज ए मेटल एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो ये बेसिक के साथ मैच करेगा। Al2O3 ये भी आप सबको पता है, एल्यूमिना जो है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड Cl2O7 इज द मोस्ट एसिडिक वन। ये जो है ये अगर वाटर में डिजोल्व कर जाता है तो पारक्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक है। तो ये जो मैचिंग है अभी आपको समझ आ गया है कि CO इसके साथ जो है न्यूट्रल, दैट मीन्स नंबर A और 2 मैच करेगा। तो नंबर A और 2 ये B ऑप्शन में है, नंबर A के साथ 2 है। उसके बाद BaO और ये बेसिक मैच करेगा, तो B के साथ नंबर 1, तो B के साथ नंबर 1 इसमें है। उसके बाद है C के साथ क्या होगा, नंबर 4 एम्फोटेरिक है, तो C के साथ नंबर 4 इसमें है। और उसके बाद D के साथ है ये नंबर 3, ये D के साथ नंबर 3 है। तो ये मैचिंग आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ऑप्शन B will be the correct option here. So in this question students, it is said urea reacts with water to form A, which will decompose to form B. B when passed through Cu plus 2 aqueous, deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? C का फॉर्मूला इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2020। तो आप देखिए यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा NH2CO NH2। यूरिया के साथ जब वाटर रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है अमोनियम कार्बामेट। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज यूरिया रिएक्टिंग विथ वाटर एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्म जिसका नाम है अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH4। अनस्टेबल कंपाउंड, ये डिकम्पोज कर जाते हैं और डिकम्पोज करके फॉर्म करते हैं NH3 एंड CO2। ये NH3 है आपका कंपाउंड B, ये कंपाउंड A था, कंपाउंड A का डिकम्पोजिशन से ये आपका कंपाउंड B बना। अब ये कंपाउंड B को जब पास किया जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन, दैट मीन्स कॉपर सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू अगर पास किया जाता है, ये एमोनिया का रिएक्शंस अगर आप स्टडी करते हो ग्रुप 15 में, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 में एमोनिया के रिएक्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे एमोनिया जो है ये ट्रांजिशन मेटल कैटायंस के साथ कंबाइन करते हैं, एज लिगैंड जो है वो एक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। एमोनिया एक्ट्स एज ए लिगैंड। अब लिगैंड तो आप समझते ही हो, लिगैंड कौन हो सकते हैं, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कि सेंट्रल मेटल आयन को दे सकते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम लिगैंड कहेंगे। तो ये है आपका एमोनिया का स्ट्रक्चर, 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और ये एक लोन पेयर इसका रह जाता है। तो ये एक लोन पेयर जो इसके पास है, नाइट्रोजन एटम के पास है, ये जो है किसी को ये दे सकते हैं, मेटल आयन को दे सकते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कैटायंस है उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, उनको वो दे सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना के वो जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो एमोनिया यहाँ पे आपका कंपाउंड B है
इन्होंने कहा कंपाउंड बी को जब पास किया जाता है aqueous solution of copper salt, then it forms a deep blue color solution C. तो ये रिएक्शन है एमोनिया के साथ Cu+2 आयन का. सो दिस इज द रिएक्शन. जो आपका कंपाउंड बी है वो Cu+2 एक्वस के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स कटायन फॉर्म कर सकते हैं और इसी का कलर है डीप ब्लू. टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन. इसका अगर IUPAC नेम अगर बोलोगे तो नेम होगा टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन. इसका कलर है डीप ब्लू. तो ये है आपका कंपाउंड सी. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ये नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स दे आर सेइंग ए कंपाउंड X upon reaction with water produces a colorless gas Y with rotten fish smell. rotten fish smell या तो garlic smell बोलने से समझ जाओ कि ये PH3 गैस है, फॉस्फीन गैस है. तो आपका गैस Y ये क्लियरली हमें समझ आ रहा है इट विल बी फॉस्फीन गैस. Gas Y is absorbed in a solution of copper sulfate to give Cu3P2 copper phosphide as one of the products. Predict the compound X. compound X को प्रेडिक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इनमें से compound X कौन सा होगा. तो फॉस्फीन गैस, अमोनिया गैस, ये सब जो है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनका प्रिपरेशन का मेथड ही है कि मेटल नाइट्राइड या तो मेटल फॉस्फाइड इनका हाइड्रोलिसिस करो, वाटर के साथ रिएक्शन करो या तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करो, डाइल्यूट HCl एसिड के साथ रिएक्शन करो. तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है अमोनिया, फॉस्फीन, स्टीबीन वगैरह ये बनेगा. तो यहाँ पे हमें तो फॉस्फीन समझ में आ ही गया, रॉटन फिश स्मेल वाला गैस है जो कि आपका Y है. तो ये फॉस्फीन गैस है. फॉस्फीन गैस बनेगा किससे? ये कैल्शियम फॉस्फाइड का जो है वाटर के साथ रिएक्शन से बनेगा फॉस्फीन गैस. तो ये हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे Ca3P2 ही होगा हमारा कंपाउंड X. ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन. ये आपका बैलेंसिंग हो गया. So this is your X and this is your Y, phosphine gas, rotten fish smell. So this is your Y having rotten fish smell. Now Y reacts with what? Y is absorbed in a solution of copper sulfate. तो CuSO4 के साथ अगर फॉस्फीन का रिएक्शन हम करते हैं तो क्या बनते हैं? कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2. कॉपर का वैलेंसी 2 है, फॉस्फोरस का 3. तो कॉपर फॉस्फाइड इसका प्रेसिपिटेशन होगा और साथ में क्या बनेगा? H2SO4. और इसका बैलेंसिंग के लिए आप क्या करोगे? Cu3. तो ये 3, ये 2, ये आपका Cu3P2 होगा. H2SO4 कितना बनेगा? 3H2SO4. सो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कंपाउंड X. सो नंबर A is the correct option, calcium phosphide. This question was asked in NEET exam 2019 and this question is about PCl5, phosphorus pentachloride. It is asked identify the incorrect statement related to PCl5 from the following. ये PCl5 के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है PCl5 molecule is non reactive. देन बोल रहे हैं कि 3 इक्वाटोरियल PCl bonds make an angle of 120 degree with each other. 2 axial PCl bonds make an angle of 180 degree with each other. And last में बोल रहा है कि axial PCl bonds are longer than equatorial PCl bonds. ये B, C, D तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट PCl5. ये जो 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है, ये इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है, इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री. ये सही बात है, बिल्कुल 120 डिग्री एंगल है. और ये जो एक्सियल बॉन्ड्स है जो कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. एंड यू कैन सी वेरी वेल दैट द 2 एक्सियल बॉन्ड्स दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये जो बॉन्ड है अबव द प्लेन, ये भी ये जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है इनके साथ 90 डिग्री एंगल में है. और ये नीचे जो बॉन्ड है बिलो द प्लेन, ये भी इक्वाटोरियल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री एंगल में है. तो देयर विल बी रिपल्शन.
120 डिग्री एंगल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है इनके बीच में तो कोई रिपल्शन नहीं है, ना तो एक्सियल और एक्सियल के बीच में कोई रिपल्शन होगा, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में रिपल्शन होगा, बिकॉज द एक्सियल बॉन्ड्स आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द इक्वेटोरियल बॉन्ड, सो देयर विल बी रिपल्शन. नाउ द थिंग इज दैट जब टू एक्सियल बॉन्ड्स दे आर रिपेल्ड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन हो रहा है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स से ये रिपेल हो रहा है, जबकि एक एक इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है 2 एक्सियल बॉन्ड से उनका रिपल्शन हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से इनका रिपल्शन हो रहा है. तो रिपल्शन किनके लिए ज्यादा हो रहा है? जो एक्सियल बॉन्ड्स है दे आर एक्सपीरियंसिंग more repulsion than compared to the equatorial bonds, and that's why the axial bonds are longer than the equatorial bonds. Axial bonds जो है they are longer than the equatorial bonds and they are weaker also, that's why, and so they can be broken easily. And so PCl5 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि it is non-reactive, that is incorrect. कि PCl5 molecule is a reactive molecule, it easily decomposes because the 2 axial bonds they are longer and so they are weaker and they break easily, and PCl5 जो है ये डिकम्पोज करते हैं रेडिली, डिकम्पोज करके ये कन्वर्ट हो जाता है PCl3 और Cl2 में ये कन्वर्ट हो जाता है. सो इट प्रोवाइड्स क्लोरीन, सो इट इज अ रिएक्टिव मॉलिक्यूल. सो व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Option A is incorrect. So this is the question from Odisha NEET 2019. The question is, which of the following oxo acid of phosphorus has strongest reducing property? इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का जिसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो उसका आंसर होगा ये नंबर सी. आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ये है, P is surrounded tetrahedrally by different atoms or groups. तो इसके पास 2 pH बॉन्ड है, एक P डबल बॉन्ड है, एक POH और 2 pH बॉन्ड्स है. तो pH बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा जो है ऑक्सो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. दैट मीन्स इट कैन रिलीज हाइड्रोजन एंड एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये भी H3PO3 इसके पास भी pH बॉन्ड है लेकिन एक है, it also acts as a reducing agent, but then reducing property H3PO2 जिसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका जो है इससे भी ज्यादा है बिकॉज इसके पास 2 pH बॉन्ड है. तो इस तरह से ये जो है करेक्ट आंसर होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2019. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E? E stands for the central element ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. दैट मीन्स ये कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहा है. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2AC, H2T, H2PO, इनके बारे में पूछ रहा है. इनका थर्मल स्टेबिलिटी बहुत आसान है. थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे थर्मल स्टेबिलिटी विल ग्रेजुअली डिक्रीज. व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे सेंट्रल एटम आपका जो कि E है, पहले ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पे सल्फर सोचना है, उसके बाद सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे ये सेंट्रल एटम ग्रेजुअली जो है चेंज होता जाएगा. ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, ये आता जाएगा. तो सेंट्रल एटम के साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये जो He बॉन्ड है, ये He बॉन्ड जो है इट विल बिकम वीकर एंड वीकर एंड it will break easily and that's why thermal stability जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा. तो वाटर जो है डिसोसिएट करता है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर में, और ये जो H2PO है ये बहुत ही इजीली बहुत ही लो टेम्परेचर में भी डिकम्पोज कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा. सो व्हिच विल बी द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर हियर? दिस वन, नंबर डी विल बी द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर. ये देखो वाटर का जो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है और H2PO का thermal stability सबसे लो है. This will be the correct option. So now see this question. Identify the correct formula of oleum from the following. इनमें से oleum का correct formula आपको find out करना है. oleum क्या है? oleum है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2S2O7. ये वाला, ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, and this one is oleum. H2S2O7. This question was asked in Odisha NEET 2019 exam. Next question is
this one, when copper is heated with concentrated nitric acid, it produces A, B, C, D में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट एग्जाम 2016। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही जो है हम छोड़ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हैं कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों तो कभी नहीं बनेगा। कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा बिकॉज कॉपर का रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड से, कॉपर नाइट्रेट विल बी देयर, बट देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों तो नहीं होगा। N2O भी नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, और ये जो NO है ये जो है कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब NO बनते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन में बनते हैं NO2, दैट मीन्स ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड हम रिएक्शन लिख के आपको दिखा देते हैं। Cu प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड CuNO3 होल 2 बनेगा प्लस NO2 प्लस वाटर। तो बैलेंसिंग के लिए आपको यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो इट इज बैलेंस्ड। तो दिस इज द रिएक्शन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट एग्जाम 2016। इसमें बोल रहा है कि व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स। ये जो एसिड्स बार बार यहाँ पे दो एसिड के बारे में ही चारों स्टेटमेंट में बताया गया है, फॉस्फेनिक एसिड एंड फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड मतलब ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO2 एंड फॉस्फोनिक एसिड मीन्स इट इज द फॉस्फोरस एसिड मतलब जिसका फॉर्मूला है H3PO3। तो दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है आपका फॉस्फेनिक एसिड, सो यू कैन सी आई हैव मेड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक एसिड जिसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है जिसका फॉर्मूला है H3PO2। इसमें 2 pH बॉन्ड है, एक POH बॉन्ड है, एक P डबल बॉन्ड O है। और फॉस्फोनिक एसिड मतलब ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो, सिंपली फॉस्फोरस एसिड भी बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला है H3PO3 और स्ट्रक्चर में यह P डबल बॉन्ड O है, एक pH बॉन्ड है, 2 POH बॉन्ड है। अब बात यह है कि ये जो मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक ये जो कहा जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो एसिड एक प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं उसको कहा जाएगा मोनोप्रोटिक, जो 2 प्रोटॉन को रिलीज करेगा उसको कहा जाएगा डाइप्रोटिक, एंड जो 3 प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है उसको ट्राइप्रोटिक कहा जाता है। दैट मीन्स ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे ये आपको शायद पता ही हो, ये जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप आयनाइजेबल। तो ये जो आपका फॉस्फोनिक एसिड है इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स है एंड दे आर प्रेजेंट इन द OH ग्रुप, दे आर प्रेजेंट एज OH ग्रुप। और इसमें जो है फॉस्फेनिक एसिड जो है इसमें एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट एज OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप आयनाइजेबल है, जितना OH ग्रुप है उसके नंबर ही डिसाइड करते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। दैट मीन्स बेसिसिटी 1 मतलब ये एक प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, दैट मीन्स मोनोप्रोटिक। 2 अगर बेसिसिटी अगर 2 है दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन आयन को अगर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं तब ये डाइबेसिक होगा, दैट मीन्स डाइप्रोटिक होगा। 3 अगर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट मीन्स 3 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये 3 प्रोटॉन को रिलीज कर सकते हैं, तब इसको हम ट्राइप्रोटिक बोलेंगे या बेसिसिटी 3 बोलेंगे, ट्राइबेसिक बोलेंगे, इस तरह से होता है। तो इसमें आप देख ही रहे हो कि जो आपका फॉस्फेनिक एसिड है उसमें एक OH ग्रुप है दैट मीन्स इट इज मोनोप्रोटिक, एंड इसमें जो आपका फॉस्फोनिक एसिड है इसमें 2 OH ग्रुप है दैट मीन्स इट कैन रिलीज 2 प्रोटॉन, इट विल बी डाइप्रोटिक। सो व्हिच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? Number A will be correct. Phosphenic acid is a monoprotic acid while phosphonic acid is a diprotic acid. Rest of the statements are not correct. So here we end this video. So in my next video I'll be solving the questions from P block for group 17 and group 18. Please watch this video, like and share, and please subscribe the channel. The link of the channel will be given in the description box. Thank you for watching the video.